आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। वक्त तो चला खबर को समझने का, तो सबसे पहले बात उस खबर की जिसने कई सवाल खड़े कर दिए, जिसका जवाब 10 दिनों बाद भी नहीं मिल पाया है। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए जिसने सभ्य समाज के साथ सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। दरभंगा में केवटी प्रखंड के रजौरा गांव निवासी राम प्रकाश पासवान को बीते 16 अगस्त की पूरी रात दबंगों ने बांध कर पीटा। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित का इलाज अभी चल रहा है। पीड़ित की माने तो 16 अगस्त की रात वो अपने किसी रिश्तेदार के यहां मधुबनी से वापस अपने गांव केवटी प्रखंड के रजौरा वापस आ रहा था। रास्ते में रहिका थाना क्षेत्र के इंजरा गांव में पुरानी दुश्मनी को लेकर पूरी रात लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के द्वारा हाथ और पैर बांधकर इनकी पिटाई की गई। बुरी तरह जख्मी राम प्रकाश पासवान को दरभंगा इलाज के लिए लाया गया, एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां सवाल है कि घटना के 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। रस्सी से हाथ पैर बंधे एक व्यक्ति की पिटाई करती भीड़ की ये तस्वीर मधुबनी जिले की है। भीड़ ने इस कदर पिटाई की कि अब पीड़ित जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। नाम है राम प्रकाश पासवान। इस दलित की पिटाई करने का आरोप मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर है। एक बार फिर राम प्रकाश पासवान का वीडियो देखिए। कमरे में बंद कर और हाथ पैर बांधकर राम प्रकाश पासवान को बेरहमी से पीटा जाता रहा। बेरहम बन चुकी भीड़ पर राम प्रकाश की चीख का कोई असर नहीं पड़ा। राम प्रकाश पासवान जिंदगी की भीख मांगता रहा, खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। जब उसने पानी मांगा तो उससे गंदगी पिला दी गई। पिटाई में राम प्रकाश को गंभीर चोट आई है। पापा जब बाइक से आ रहे थे, पापा के नाम लेकर के आवाज दिया। पापा सोचे कोई है अपना आदमी, तो आवाज दिए। पापा रुक गए। बस पापा रुक गए तो सब मारना स्टार्ट कर दिया। बड़ी बेरहमी से हाथ पैर बांध करके 10-11 बजे रात मोबाइल भी छीन लिया गया पापा का। 10-11 बजे रात से लेकर के हाथ पैर बांध करके सुबह 6 बजे तक वो लोग मारते रहा। जब सुबह में मेरे गाँव वाले को पता चला, जब पूरे गाँव वाले गए, वहाँ पे जाने के बाद वो लोग गांव वाले पे मतलब मारपीट करने लगे, लेकिन पापा का ना हालत बहुत गंभीर था। ये तो थी एक तस्वीर, अब जरा दूसरा वीडियो भी देख लीजिए। दलित व्यक्ति को सिर्फ कमरे में बंद कर ही नहीं पीटा गया, बल्कि बाहर में भी भीड़ ने बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसके रीढ़ और कंधे की हड्डियां टूट गई। ये वीडियो 16 अगस्त का है, जब राम प्रकाश पासवान मुस्लिम बस्ती से लौट रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे रोका, चोरी का आरोप लगाते हुए पकड़कर पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसे छोड़ने के एवज में 1,20,000 रुपए की डिमांड की गई और 50,000 रुपए लेने के बाद छोड़ा गया। साथ ही कागज पर जबरन चोरी करने की बात भी लिखवाई गई। के लोग थे जो कि मोहम्मद अकरम है, राजा है और मोहम्मद मुन्ना है, और उसमें करीब 25 से 30 लोग हैं जिनका नाम है, मतलब कि हम लोगों को उतना पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों का 6-7 लोगों का नाम पता है। पिटाई करने वालों की धमकी के डर से परिवार ने पुलिस को खबर नहीं दी। जब राम प्रकाश पासवान की तबीयत बिगड़ने लगी, तब उसे दरभंगा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। साथ ही दलित की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश शुरू हो गई। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। तो पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 4 नामजद लोगों के अलावा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। सवाल यहां यह है कि आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी। सुनिए कि दलित की पिटाई के मामले में क्या कहते हैं मधुबनी के SP। पीड़ित के फर्द बयान के बेसिस पे FIR दर्ज किया गया है, जिसमें 4 लोग नामित हैं। उसके अलावा अज्ञात लोगों पे FIR किया गया है। रहिका थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है ये, और हम लोग जो है जो वहाँ पे जो नाम है उसको लेकर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। तो दलित की पिटाई का मुद्दा गर्म हो चुका है, लिहाजा सियासत भी अपने हिसाब से तर्क दे रहा है। सुनिए दलित की पिटाई पर सियासत का क्या कहना है। सामंतों की सरकार है, बाहुबलियों की सरकार है। बिहार में अब इर्शद जहां के अब्बू की सरकार है, तो दलितों पर तो अत्याचार बढ़ेंगे ही। दरभंगा में जो ये घटना घटी है, सरकार को जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने का काम करना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में
कोई कानून को अपने हाथ में लेगा और बच जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। दरभंगा से इस तरह की घटना की खबरें सामने आ रही है। प्रथम दृष्टया यह मामला बेहद संगीन और गंभीर प्रतीत हो रहा है। वहां की स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले की गहनता के साथ जांच करेगा। सभी तथ्य सामने आ पाएंगे और तब मालूम चलेगा कि कौन से लोग दोषी हैं। जो भी लोग दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके नजीर पेश की जाएगी। देखिए, इस मामले की पुलिस जांच चल रही है और जो भी जांच रिपोर्ट आएगा, जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पर राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है और इस पर राजनीति करने वाले राजनीतिक रोटी सेकने का काम ना करें। राह चलती किसी भीड़ को अदालत लगाने का कोई हक नहीं है। जिन लोगों ने भी ये काम किया है उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी। और एक जागरूकता अभियान की भी जरूरत है। सब लोग मिलके ये अभियान चला सकते हैं कि आवेश में आके, गुस्से में आके अचानक खुद को जज ना समझने लगे लोग और वो इंसाफ ना करने लगे। चलिए खबर समझिए। बिहार में दलितों की जो आबादी है वहां से हम शुरू करने जा रहे हैं। बिहार में जो दलितों की आबादी है वो है 1,65,00,000 के आसपास। दलितों के लिए 38 विधानसभा सीट सुरक्षित हैं। जब बिहार झारखंड एक थे तब सुरक्षित सीटें 48 हुआ करती थीं। सवाल यहां यह है कि क्या सिर्फ सियासत के लिए यह है? दलितों पर हो रहे बेरहमी पर सिस्टम का क्या जवाब है? और क्या दलित इतने कमजोर हैं कि उन्हें कोई भी पीट देगा? रामप्रकाश को पीटने वाले आरोपी कब गिरफ्तार होंगे, यह भी सवाल है। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं और यह वीडियो वायरल है। हालांकि गिरफ्तारियां अब तक नहीं हो पाई हैं। बिहार की सियासत की अगर बात करें तो तकरीबन 1.25 साल पहले बिहार विधानसभा में जमकर बवाल मचा था। 1.25 साल के बाद सियासत 180 डिग्री घूम चुकी है और आचार समिति बनाने वाले आज उसी समिति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 23 मार्च 2021 को बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ था उसे शायद ही बिहार कभी भूल पाए। जब बिहार की गरिमा के साथ साथ बिहार विधानसभा के 100 साल के गरिमा को भी ठेस पहुंचा था। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के विरोध में विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को उनके चैम्बर में बंधक बना लिया था। जब हालात बेकाबू हो गए थे तब डीएम और एसपी की मौजूदगी में विधायकों को उठाकर बाहर किया गया था। तब के विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया था कि उनके साथ मार्शलों ने मारपीट की थी। ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए तत्कालीन स्पीकर विजय सिन्हा ने जांच के लिए आचार समिति को पूरा मामला सौंप दिया था। तकरीबन 1.25 साल के बाद उस वक्त के स्पीकर और आज के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नए स्पीकर अवध बिहारी चौधरी पर गैर संवैधानिक कार्य करने का आरोप लगाया है और कहा है कि जानबूझकर विशेष समिति के साथ साथ आचार समिति की रिपोर्ट को सदन में आने नहीं दिया गया था और पद पर हमने बैठ के बदले हुए कार्यसूची पर जो 2 नंबर पर हमारे विशेष कमेटी और आचार कमेटी की रिपोर्ट प्रतिवेदन उपस्थापित करना था सदन में, उसको 4 नंबर पर कर दिया गया था और 24 तारीख की कार्यसूची में भी था। लेकिन आसन पर बैठे व्यक्ति जो मर्यादा लोकतांत्रिक की बात करते हैं और अपने आप को संविधान के शपथ लेने के बाद किस तरह से समाज के अंदर एक नफरत का भाव पैदा करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने उस कार्यसूची 4 नंबर पर जो था उसको सदन पटल पर नहीं रखा। दरअसल नए स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के आसन संभालते ही विजय सिन्हा ने सवालों की बौछार कर ये साफ कर दिया है कि विपक्ष के तेवर गर्म हैं और गर्म ही रहेंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्योंकि और बात झारखंड की सियासत की, हेमंत सोरेन की कुर्सी जाएगी या रहेगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सियासी पारा चढ़ा है और राजभवन के फैसले का इंतजार है। इसी बीच हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है, जबकि बीजेपी हर हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। हेमंत सोरेन की कुर्सी रहेगी या जाएगी?
झारखंड की सियासत में सस्पेंस बरकरार। निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के बाद राजभवन से जिस फैसले का इंतजार था, जिस फैसले को लेकर दिन भर सियासी धमाचौकड़ी मची रही, वो फैसला शुक्रवार को भी सामने नहीं आया। फैसले को लेकर सियासत असमंजस में है। तमाम विधायकों को इंतजार रहा कि राजभवन से उस चिट्ठी का मजमून सामने आए ताकि उन्हें मालूम चले कि रणनीति कैसे तैयार करनी है, लेकिन राजभवन से अभी तक कोई चिट्ठी का मजमून जो है सीएम हेमंत सोरेन के पास नहीं गया है। एक तरफ रांची का सियासी पारा दिन से लेकर शाम तक चढ़ा रहा, तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने लातेहार से मौजूदा हालात को लेकर बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। 4 महीना 5 महीना से हमको सत्ता से बेदखल करने के लिए, मेरा गला रेतने के लिए आरी बना रहा है, लेकिन लोग आरी नहीं बन पा रहा है। जाहिर है झारखंड की सियासत में अंडर करंट जबरदस्त है। बीजेपी हर हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है और मौजूदा सियासत को सियासी संकट के तौर पर देख रही है। बताओ, भारतवर्ष में शायद ये पहली घटना होगा या पहला व्यक्ति होंगे श्री हेमंत सोरेन जी जो अपने नाम से खदान के लिखते, तो गैर कानूनी है, गलत किए हैं आपने, भ्रष्ट आचरण में ही आता है, तो उसकी सजा तो उसके तहत जो है वो मिलेगी। कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती है, मध्यावधि चुनाव चाहती है, मिड टर्म पोल चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर एक बड़ा आरोप है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देके मिड टर्म पोल पे जाना चाहिए। दरअसल राज्यपाल ने हेमंत सोरेन के लाभ के पद पर होने के मामले में चुनाव आयोग से राय मांगी थी। इस मामले में चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन का पक्ष जानने के बाद अपनी राय राज्यपाल को भेज दी है। अब इंतजार है लिफाफा खुलने का, जिसका बेसब्री से इंतजार है। दिल्ली से अमितेश सिंह, रांची से रवि एस नारायण और लातेहार से निरंजन की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि अगर हेमंत सोरेन के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो हेमंत सोरेन के पास विकल्प क्या क्या होंगे। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम से एक बार फिर विधायक के नेता चुने जाने के बाद दोबारा से सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। ऐसे में 6 महीने के भीतर दोबारा से चुनाव जीतकर विधायक बनना होगा। अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं तो सीएम का पद उन्हें छोड़ना होगा। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो परिवार से इतर किसी और पर यकीन करना उनके लिए मुश्किल होगा और ऐसे में अपने परिवार के किसी सदस्य को सत्ता के सिंहासन पर बिठाने का दांव चल सकते हैं। परिवार से किसी सदस्य को सत्ता की कमान देनी है तो पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का दांव भी चल सकते हैं। हेमंत सोरेन अगर अपनी पत्नी को सीएम बनाते हैं तो परिवार में भी विरोध हो सकता है और ऐसे में हेमंत सोरेन अपने किसी वफादार को मुख्यमंत्री बनाने का दांव भी चल सकते हैं। इस तरह वो पर्दे के पीछे सरकार चलाने का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब आप झारखंड की दलगत स्थिति को समझिए। विधानसभा के गणित के मुताबिक झारखंड विधानसभा में 81 विधायक हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 41, यानी सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30, कांग्रेस के 18 और आरजेडी के 1 विधायक हैं, यानी कुल 49 विधायकों के समर्थन से सरकार चल रही है। भाकपा माले ने अपने 1 विधायक का समर्थन बाहर दे रखा है। कागज पर एनसीपी के इकलौते विधायक का भी बाहर से समर्थन है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो 26 विधायक हैं और उनकी सहयोगी पार्टी आजसू के 2 विधायक। अगर निर्दलीय सरयू राय और एनसीपी विधायक कमलेश सिंह का साथ उन्हें मिल जाता है तो संख्या होती है 30 और ऐसे में बीजेपी उसी सूरत में सरकार बना पाएगी अगर दूसरे दल के 12 विधायक उनके साथ आ जाएं। तो आगे बढ़ते हैं। इधर बिहार के नए शिक्षा मंत्री ने पद संभालते ही टीचर्स को 2 टूक कहा था कि उन्हें हर हाल में आउटपुट चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री को यह बयान देने से पहले जमीनी हकीकत को जरूर जान लेना चाहिए था। आज हम आपको पटना के एक ऐसे सरकारी स्कूल का हाल दिखाने जा रहे हैं जिसमें ना बेंच है, ना डेस्क है और ना महत्वपूर्ण विषयों के टीचर हैं। हमारे शिक्षक आउटपुट देंगे, हम हर स्तर तक उनको मदद करेंगे। पदभार संभालने के साथ ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने साफ कर दिया था कि उन्हें शिक्षकों से बेहतर आउटपुट से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री को राजधानी पटना के महुआ बाग कन्या उच्च विद्यालय की हालत भी जरूर देख लेनी चाहिए।
छात्राओं के बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है। छात्राएं जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। कहने को तो पटना के इस सरकारी स्कूल में 2 चापाकल हैं, लेकिन किसी में हैंडल नहीं है तो कोई हाँफ रहा है। देखिए, स्कूल में कहने के लिए 2 चापाकल हैं। एक में तो जो चापाकल का जो हैंडल है वो गायब है। ये देखिए, एक चापाकल तो यहाँ पर जो है वो हैंडल इसका गायब है, और दूसरा जो चापाकल है वो आपको हम वो भी दिखाते हैं कि वो भी खराब है। तो जो बच्चियां हैं घर से मजबूरन जो है बोतल लेकर आती हैं। स्कूल की बुनियादी व्यवस्था तो जर्जर है ही। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस स्कूल में साइंस, मैथ्स और अंग्रेजी के एक भी टीचर नहीं है। और हम लोग को बैठने में दिक्कत होता है, और यहाँ पे पानी भी साफ नहीं मिलता, और हमारा कल 2 दिन से खराब है। से साइंस, मैथ और इंग्लिश के टीचर्स यहाँ नहीं है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं तीनों सब्जेक्ट बहुत ही ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के लिए भी, जो कि कंपटीशन में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन होता है, और हमारा बेसिक यहाँ से ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। शिक्षकों की माने तो स्कूल की हालत के बारे में विभाग को जानकारी भी दी गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। हर चीज का प्रिंसिपल मैम डिमांड करती हैं, बोलती भी हैं, नहीं मिला अभी तक तो नहीं मिला है बेंच। जाहिर है बढ़िया आउटपुट के लिए सिस्टम का आउटस्टैंडिंग भी होना जरूरी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें शिक्षकों से बेहतर आउटपुट चाहिए। शिक्षा मंत्री को बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कुछ आंकड़े हैं, उन्हें जरूर समझ लेना चाहिए। शिक्षा विभाग के मुताबिक बिहार में 72,000 प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालयों में तकरीबन 1.25 लाख पद रिक्त हैं। माध्यमिक विद्यालय यानी हाई स्कूल में 9,360 पद रिक्त हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11,000 पद रिक्त हैं। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालयों में शिक्षकों की सबसे अधिक कमी है, और राज्य में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां एक साथ सभी विषयों के शिक्षक मौजूद हों। 30 छात्रों पर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन राजधानी पटना के स्कूलों में यह मानक पूरा नहीं हो रहा, और देश के प्रारंभिक स्कूलों में नियोजित शिक्षकों की कुल संख्या 3,23,000 है। समान वेतन की मांग के लिए शिक्षक हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। रिलायंस फाउंडेशन और वाइटल वॉइस ग्लोबल पार्टनरशिप ने विमेन लीड इंडिया फेलोशिप लॉन्च की है। इसका मकसद भारत में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने वाली महिला नेताओं के लिए एक समर्थन की प्रणाली तैयार करना है। यह 10 महीने तक चलने वाला फेलोशिप प्रोग्राम है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस फेलोशिप प्रोग्राम के तहत ग्रामीण परिवर्तन, शिक्षा, खेल, विकास, कला संस्कृति और विरासत के क्षेत्र को शामिल किया गया है। फेलोशिप इन क्षेत्रों की 50 महिला नेताओं को नेतृत्व क्षमता के निर्माण और कौशल विकास में मदद प्रदान करेगा, और इन महिलाओं को उद्घाटन समूह में भाग लेने के लिए भी चुना जाएगा। लॉन्चिंग के मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन ने कहा कि यह मिशन दुनिया बदलने की ताकत रखने वाली महिलाओं के नेतृत्व निर्माण और कौशल विकास में मदद करेगा। हम महिलाओं की सामूहिक और रचनात्मक शक्ति में विश्वास करते हैं कि वो न केवल खुद को बल्कि अपने परिवारों और समुदायों को भी सशक्त बनाएं। जब महिलाएं महिलाओं पर भरोसा करती है और एक साथ हो जाती है तो वो एक नेटवर्क और नेतृत्व की प्रणाली का निर्माण करती है जो उनके आसपास की दुनिया को बदलने में मदद कर सकती है। महिलाओं के बीच इसी नेतृत्व को आगे बढ़ाना और समर्थन करना हमारा मिशन है। रिलायंस फाउंडेशन और वाइटल वॉइस की ओर से संचालित वुमेन लीड इंडिया फेलोशिप प्रेरणादायक महिला नेताओं की मदद में एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाने में सबसे आगे होंगी। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।